नमस्कार दोस्तों, मैं भानु प्रकाश एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि हमारी पिछली कुछ वीडियो में हम ह्यूमन फिजियोलॉजी से संबंधित टॉपिक को डिस्कशन कर रहे थे। उसी श्रृंखला में हम एक आज नया टॉपिक डिस्कशन करेंगे जिसका नाम है एक्सक्रीशन। और इस एक्सक्रीशन के फर्स्ट पार्ट के अंदर हम यहाँ डिस्कशन करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम और फॉर्मेशन ऑफ यूरिया। जैसा कि टॉपिक का नाम हम एक्सक्रीशन देख रहे हैं, तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखेंगे। तो एक्सक्रीशन इज ए प्रोसेस बाय विच मेटाबॉलिक वेस्ट इज एलिमिनेटेड फ्रॉम एन ऑर्गेनिज्म। अलग अलग प्रकार के जो एनिमल होते हैं उनके अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेस चलती है, तो उस मेटाबॉलिक प्रोसेस से कुछ वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं। उन वेस्ट प्रोडक्ट को शरीर से एलिमिनेट करना ज़रूरी है, तो एक्सक्रीशन के अंदर इस प्रोसेस को किया जाता है। अब हम बात करेंगे व्हाट इज मेटाबॉलिक वेस्ट। मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट के कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, साथ में इसको कौन से ऑर्गन से किस तरीके से शरीर से एलिमिनेट किया जाता है उसका एक थोड़ा सा रिव्यू देखेंगे अपने। जैसे कि हमारे रेस्पिरेशन के अंदर सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड जो वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में बनती है, उसको हमारे लंग्स के थ्रू शरीर से बाहर की तरफ एक्सहेलेशन से निकाल दिया जाता है। इसके अलावा यदि हम बात करें यूरिया जो हमारे शरीर के अंदर बनती है, जिसको हम यहाँ डिटेल में डिस्कशन करेंगे, किडनी के थ्रू यूरिन से उसको क्या कर दिया जाता है, शरीर से निकाल दिया जाता है। और एक्सेस कोई शरीर के अंदर मिनरल्स या साल्ट है, उसको स्किन के थ्रू स्वेट या पसीने की सहायता से क्या कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। यदि हम बात करें एक्सेस पानी को जो है वो हमारे शरीर से किडनी के थ्रू, यूरिन से, स्किन के थ्रू, स्वेट या पसीने के द्वारा, इसके अलावा लंग्स से भी जो बाहर शरीर से हवा निकलती है उससे थोड़ी वेपर के रूप में हवा के साथ पानी को निकाल दिया जाता है। एक और वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में जैसे कि बाइल पिगमेंट जो हमारे शरीर के अंदर लीवर के अंदर बनते हैं, जो हमने डाइजेशन के अंदर देखा था। जो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर बाइल जूस होता है वो लीवर से बनने के बाद हमारे गोल ब्लैडर के अंदर स्टोर होकर उसको डाइजेशन के अंदर यूज किया जाता है। और जो बाइल पिगमेंट है उसको थ्रू फेसियस मैटर जो है वो शरीर से क्या कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे हमारे जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन अलग अलग टाइप के एनिमल जो है उसके अंदर किस तरीके के होते हैं उनके बारे में एक थोड़ा सा एक ब्रीफ रिव्यू देखेंगे, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन के रूप में बॉडी सरफेस जो है वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन के रूप में हमारे लोअर एनिमल के अंदर पाया जाता है, जैसे कि प्रोटोजोआ, पोरीफेरा और सिलेंड्रेटा के अंदर। दूसरा एक्सक्रीटरी ऑर्गन के रूप में जो काम में आने वाला जो स्ट्रक्चर है वो है फ्लेम सेल, जो हमारे प्लेटेहेल्मिन्थेस ग्रुप के करेक्टरिस्टिक फीचर है। इसके अलावा इससे आगे यदि हम बढ़े तो एक्सक्रीटरी टिब्यूल या रेनेट सेल जो है वो आपके निमेटोड या एस्केलेंथेस ग्रुप की विशेषता है। इसके अलावा यदि हम बात करें नेफ्रीडिया जो है वो आपके एनिलिडा के अंदर अपीयर हो जाते हैं। यदि हम बात करें सबसे बड़ा ग्रुप जो आर्थ्रोपोडा है, उस आर्थ्रोपोडा के अंदर हमारे जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है उसके अंदर वेरिएशन मिलेगी, जैसे कि मेलपीजियन टिब्यूल आपके क्लास इंसेक्टा या इंसेक्ट के अंदर पाई जाती है, जबकि ग्रीन ग्लैंड या एंटिनल ग्लैंड जो है वो क्लास क्रस्टेशिया का करेक्टरिस्टिक फीचर होता है। यानी कि ये दो ग्रुप जो आर्थ्रोपोडा के हैं उनके अंदर ये इस प्रकार के एक्सक्रीटरी ऑर्गन पाए जाते हैं। इससे आगे यदि हम चले मोलस्का ग्रुप के अंदर बोजेनस ऑर्गन और क्रेबर्स ऑर्गन और रेनल सैक जो है वो आपके एक्सक्रीटरी ऑर्गन के रूप में पाए जाते हैं। इकाइनोडर्मेट्स के अंदर डर्मल ब्रेंकाई ये जो है वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन के रूप में पाई जाती है, जबकि हेमिकोर्डेट्स के अंदर जो है आपके ग्लोमेरुलस या प्रोबोसिस ग्लैंड जो है वो आपके हेमिकोर्डेट्स के अंदर पाए जाने वाले एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। इसके अलावा यूरोकॉर्डेट्स जो है उस यूरोकॉर्डेट्स के अंदर हमारे न्यूरल ग्लैंड और नेफ्रोसाइट जो है वो आपका एक्सक्रीटरी ऑर्गन के रूप में पाई जाती है। सिफेलोकॉर्डेट के अंदर हेस्चेक नेफ्रिडिया ब्राउन फनल जो है स्ट्रक्चर पाई जाती है। इसके साथ ही सबसे जो एडवांस जो एनिमल होते हैं वर्टिब्रेट्स, उनके अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन के रूप में किडनी जो है वो पाई जाती है। यहाँ इस एक्सक्रीटरी ऑर्गन के डिस्कशन का मेन उद्देश्य ये है कि कई बार कम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर इसके संबंधित जो क्वेश्चन है वो पूछ लिया जाता है, जैसे कि स्पेशल नाम के हिसाब से कि भी इनमें से छांटिए कि भी ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन है या नहीं। तो ऐसा क्वेश्चन जो है वो आपको थोड़ा सा इससे आइडिया मिल सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड
एक्सक्रीशन। बेसिकली हमारे एनिमल किंगडम के अंदर 3 प्रकार के एक्सक्रीटरी वेस्ट होते हैं, जिसमें अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। इस एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट के बिहाफ हम एनिमल को 3 कैटेगरी के अंदर कैटेगराइज कर सकते हैं, जैसे कि अमोनिया का एक्सक्रीशन करने वाले अमोनियोटेलिक एनिमल, यूरिया का एक्सक्रीशन करने वाले यूरियोटेलिक एनिमल, और इसके अलावा जो यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन करते हैं एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में, उसे आप यूरिकोटेलिक एनिमल कहते हैं। लेकिन यदि हम एक्सक्रीशन के बिहाफ उसको यदि डिस्क्राइब करें या उसको थोड़ा सा नाम देना चाहें, तो अमोनिया एक्सक्रीशन करने की जो एक्सक्रीशन प्रोसेस है उसे अमोनियोटेलिज्म कहते हैं, यूरिया एक्सक्रीशन की प्रोसेस को यूरियोटेलिज्म, और यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करने की प्रोसेस को अपने यूरिकोटेलिज्म के नाम से जानेंगे। अब थोड़ा सा इनके बीच में कंपैरेटिव स्टडी हो जाए। जैसे कि यदि हम बात करें कि अमोनिया जो है उसको लीवर के अंदर बनाया जाता है, डीएमिनेशन प्रोसेस एमिनो एसिड के। इसके अलावा यदि हम बात करें, जो अमोनिया बनती है उसको लीवर में ही ऑर्निथिन साइकिल से यूरिया के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है, जबकि लीवर में ही आइनोसेनिक पाथवे से जो है यूरिया को यूरिक एसिड के अंदर क्या कर दिया जाता है, कन्वर्ट कर दिया जाता है। यदि हम बात करें अमोनिया के फॉर्मेशन में एनर्जी जो है वो बहुत ही कम कंज्यूम होती है, जबकि यूरिया के फॉर्मेशन के अंदर एनर्जी की आवश्यकता होगी। जैसे कि हम अभी लास्ट में ऑर्निथिन साइकिल के बारे में चर्चा करेंगे या यूरिया फॉर्मेशन देखेंगे, तो वहाँ एनर्जी किस तरीके से ज़रूरत पड़ती है, तो उसके हिसाब से हम वहाँ थोड़ा सा एक आइडिया लेंगे। इसके अलावा जब यूरिक एसिड की फॉर्मेशन होती है तो उसके लिए एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए, तो इनके बीच में एनर्जी के बिहाफ ये कंपैरिजन हो गया। यदि हम बात करें टॉक्सिसिटी के हिसाब से अमोनिया हाईली टॉक्सिक होता है, और ये जो यूरिया होता है वो कंपैरेटिवली लेस टॉक्सिक होता है, जबकि यूरिक एसिड जो है वो नॉन टॉक्सिक होता है। तो उसके हिसाब से शरीर के अंदर इसको मतलब रखा भी जा सकता है कुछ लंबे समय के लिए। यदि हम बात करें इसकी जो वाटर के अंदर सॉल्युबिलिटी है, यूरिया हाईली हमारे अमोनिया जो है वो हाईली सॉल्युबल होती है वाटर के अंदर, जबकि यूरिया भी सॉल्युबल होती है पानी के अंदर। इसके अलावा यदि हम बात करें, यूरिक एसिड जो है वो भी वाटर के अंदर सॉल्युबल होता है, वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होता है। अब हम बात करें कि भी अमोनिया जो है उसका एक्सक्रीशन जो है वो तुरंत हो जाता है, रैपिडली, जबकि हमारे जो यूरिया है उसका एक्सक्रीशन थोड़ा सा कम समय या थोड़ा सा लंबे समय शरीर में रहकर, थोड़ा लंबे समय तक वो शरीर में रह सकती है, तो उसका एक्सक्रीशन धीरे होगा, जबकि हमारे यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन जो है वो बहुत ही स्लो होता है, यानी कि उसको शरीर के अंदर लंबे समय तक स्टोर किया जा सकता है। यदि हम बात करें अमोनिया एक्सक्रीशन करने वाले जो एनिमल है उनके अंदर जो यूरिन है वो बहुत ही डाइल्यूट होता है, क्योंकि हमारे 500 ml वाटर जो है उसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है 1 ग्राम अमोनिया के एलिमिनेशन के लिए। जबकि यदि हम बात करें यूरिया का, जब एक्सक्रीशन किसी एनिमल के द्वारा किया जाता है तो उसमें कंसंट्रेट यूरिन होता है, क्योंकि एक अनुमान लगाइए, जैसे कि देख रहे हो यहाँ 50 ml पानी की आवश्यकता पड़ेगी 1 ग्राम यूरिया के लिए, जबकि ये हमारे यूरिक एसिड जो है उसको एक थिक पेस्ट या फिर सेमी सॉलिड पैलेट के रूप में एक्सक्रीट किया जाता है। इसके एक्सक्रीशन के अंदर पानी बहुत ही कम चाहिए, 10 ml जो पानी है वो हमारे 1 ग्राम यूरिक एसिड के एक्सक्रीशन के लिए सफिशेंट होता है। तो यहाँ इस टेबल से हम थोड़ा सा एक अनुमान लगा सकते हैं कि जो एनिमल यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन करते हैं तो उनके अंदर पानी की जो लॉस है उसकी घटना बहुत कम हो रही है। तो ऐसे एनिमल जो अपने शरीर के अंदर पानी का कंजर्वेशन करना चाहे, तो उन जीवों के अंदर या डेजर्टिक टाइप के जो एनिमल होते हैं उनके अंदर यूरिक एसिड जो है वो एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जबकि हमारे जो अमोनिया जो है उसके एक्सक्रीशन के अंदर पानी की बहुत आवश्यकता होती है। तो एज ए रिजल्ट
ये जो मतलब हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है वो बेसिकली जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं उनका वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जबकि नॉर्मली जो यूरिया होता है वो न तो पानी की आवश्यकता इसके एलिमिनेशन के लिए ज़्यादा चाहिए न कम चाहिए, तो एक इंटरमीडिएट जो एनवायरनमेंट है उसके अंदर सफिशेंट रहने वाले जो एनिमल है उनका वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो यूरिया होता है। अब हम बात करेंगे हमारे जो एक्सक्रीशन से संबंधित जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ जो डायग्राम देख रहे हैं, इस डायग्राम के अंदर आपको जो एक्सक्रीटरी सिस्टम की सबसे पहले महत्वपूर्ण जो स्ट्रक्चर दिख रही है वो है किडनी। किडनी के बाद आप यहाँ पर यूरेटर को देखिए, यूरेटर के बाद में यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर के बाद आप यूरेथ्रा को देखिए। सबसे पहले बात करेंगे किडनी के बारे में। किडनी हमारे जो है वो पैर के रूप में होती है, और पैर में यहाँ देखिए ये हमारे बॉडी के अंदर जो दिखाई दे रही है लेफ्ट साइड की, और ये हमारे शरीर के अंदर जो है राइट साइड की। ये हमारे शरीर के अंदर एब्डोमिनल कैविटी के अंदर वर्टिब्री कॉलम के दोनों तरफ जो है मौजूद बीन शेप स्ट्रक्चर में मौजूद ये ऑर्गन होते हैं। हमारा लेफ्ट साइड का जो किडनी है वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ होता है, जबकि राइट साइड का जो किडनी है वो थोड़ा सा नीचे की तरफ होता है। उसका कारण ये है कि भी हमारे शरीर के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम का जो राइट साइड है उस राइट साइड की तरफ लीवर जो है वो पाया जाता है। अब हम बात करेंगे किडनी के कुछ करेक्टरिस्टिक फीचर। यहाँ देखिए वन पेयर रिट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन। रिट्रोपेरिटोनियल इस वजह से है क्योंकि किडनी जो है उसका अटैचमेंट इंटरनल एब्डोमिनल वॉल के साथ में पेरिटोनियम से एक आधा भाग उसका कुछ ढका हुआ होता है, यानी कि ऐसे ऑर्गन जिसका हमारी शरीर की पेरिटोनियम से कुछ जुड़ाव हो तो उस तरीके के ऑर्गन को हम पेरिटोनियल ऑर्गन के नाम से रिट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन के नाम से जानते हैं। इसके ऊपर हमारे एड्रिनल ग्लैंड मिलेगी। एड्रिनल ग्लैंड जो आपको दिखाई दे रही है, एड्रिनल ग्लैंड जो है वो आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड है और उसका एक अलग टॉपिक होता है, उसके अंदर डिस्कशन किया जाता है। हमारे किडनी का काम ये होता है कि भी ये हमारे ब्लड को फिल्टर करने का काम करती है। इसके अंदर जो हमारे नेफ्रॉन होते हैं वो नेफ्रॉन इस कार्य को करने के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इसके बाद आती है इसके अंदर यूरेटर। यूरेटर जो है वो आपकी हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर ये पेयर मस्कुलर ट्यूब होती है जिसकी लंबाई लगभग जो है वो 20 से 30 यानी कि 20 to 30 सेंटीमीटर, और डायामीटर जो है वो आपका 3 mm होता है। ये हमारे किडनी से यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर के अंदर ले जाने का काम करती है। अब हम बात करेंगे हमारे अगला जो टॉपिक है वो इस एक्सक्रीटरी सिस्टम का, वो यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर जो है वो आपको जैसे कि डायग्राम दिख रहा है, ये ट्रायंगुलर मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है जो हमारे यूरिन को टेम्परेरी स्टोर करेगा, और इस यूरिन के टेम्परेरी स्टोर की अमाउंट जो होती है वो 700 to 800 ml होती है। ये भी एक बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है इसका, कई बार कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है। 700 to 800 ml यूरिन की अमाउंट को ये मैक्सिमम अपने शरीर के अंदर टेम्परेरी स्टोर करता है। यदि हम बात करें यूरिनरी ब्लैडर की जो दीवार है वो मसल से बनी होती है, और मसल जो है वो समय समय पर कॉन्ट्रैक्ट भी होती है, लेकिन इसकी जो ओपनिंग होती है, ओपनिंग के ऊपर यहाँ जो ये दिख रहा है इस जगह पर एक स्फिनेक्चर पाया जाता है जो कुछ विशेष परिस्थितियों में ही रिलैक्स होगा, नॉर्मल कंडीशन के अंदर ये खुलता नहीं है। तो हमारे शरीर की इच्छा शक्ति के अनुसार हम इसको क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। बात आती है यूरेथ्रा। हमारे यूरिनरी ब्लैडर से आगे का जो ओपनिंग है वो एक ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर के रूप में खुलती है जो यूरिन को शरीर से बाहर की तरफ क्या करती है, निकालने का काम करती है। हमारे यूरेथ्रा की जो लंबाई है वेरी करती है। ह्यूमन के अंदर, फीमेल के अंदर इसकी लंबाई जो है वो 4 सेंटीमीटर होती है, जबकि मेल के अंदर इसकी लंबाई जो है वो लगभग 20 सेंटीमीटर लंबाई होती है। उसको जब हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके अंदर, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जब
डिस्कशन करते हैं तो इस 20 सेंटीमीटर लंबाई के बारे में भी चर्चा करते हैं, यानी कि कुछ हिस्सा इसका प्रोस्टेट ग्लैंड में से होकर गुजरता है, कुछ मेम्ब्रेनस पार्ट में से होकर गुजरता है, कुछ मेल के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पेनिस है उसमें से होकर गुजरेगा, तो इस वजह से इसकी लंबाई थोड़ी सी ज़्यादा होगी। यदि हम बात करें आगे का जो टॉपिक किडनी के बारे में, किडनी की थोड़ी डिटेल स्ट्रक्चर में देखें तो किडनी जो है वो आपकी रेडिश ब्राउन कलर की बीन शेप्ड, और इसका जो मेजरमेंट है इसमें इसकी लेंथ जो है वो लगभग आपके 10 to 12 सेंटीमीटर, विड्थ जो है वो आपकी 5 to 7 सेंटीमीटर, एंड थिकनेस जो है वो आपकी लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। वेट की बात करें, हर एक किडनी का जो वेट है लगभग 120 टू 170 ग्राम होता है, और राइट किडनी जो है वो स्लाइटली लोअर देन दी लेफ्ट, ये अपने डिस्कशन पहले कर चुके हैं। यहाँ हम बात करेंगे कि भी किडनी की जो दो फेस होती है, एक तो इसके अंदर आपको सरफेस दिखाई दे रही है, ये आपकी कॉन्वेक्स सरफेस है, जबकि दूसरी सरफेस इसके अंदर आपको दिखाई दे रही है, ये कॉनकेव सरफेस होती है। तो इस तरीके से इसकी जो शेप है वो आपकी बीन शेप है। इसकी स्ट्रक्चर के अंदर सबसे पहले आपको दिखाई देगी रीनल कैप्सूल। रीनल कैप्सूल जो है वो आपकी सबसे आउटर मोस्ट जो किडनी है उसकी स्ट्रक्चर के अंदर पाई जाने वाली लेयर होती है, और ये वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है। फिर बाद में बात करेंगे इसके अंदर किडनी की स्ट्रक्चर के अंदर दो मेन पार्ट होते हैं, एक तो कॉर्टेक्स और दूसरा इसके अंदर आपको अंदर की तरफ दिखाई देने वाला मेडुला पार्ट। मेडुला पार्ट ये है इसके अंदर, ठीक है। और सबसे पहले बात करेंगे कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स जो है वो आउटर पार्ट होता है, और ये थोड़ा सा दिखने में दानेदार होता है, क्योंकि हमारे नेफ्रॉन की जो मेलपिगियन ट्यूब्स जो है, मेलपिगियन बॉडी जो है वो एक्चुअल में इस भाग के अंदर मौजूद रहती है, तो इस वजह से यहाँ पर ये ग्लैंडुलर पार्ट होता है। लेकिन इसका कुछ हिस्सा हमारे मेडुला के अंदर धंसा रहता है, ठीक है। और इस मेडुला के अंदर जो रीनल पिरामिड है उनके बीच में ये एक कॉलम जैसी स्ट्रक्चर को बनाती है, जिसे रीनल कॉलम या फिर कॉलम ऑफ बर्टनी के नाम से जानेंगे। हम बात करेंगे इसके मेडुला की, तो मेडुला जो है वो आपका इनर पार्ट है, और इसमें कई पिरामिड जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है, जैसे कि ये आपको दिखाई दे रही है कॉनिकल शेप जो है पिरामिड जैसी स्ट्रक्चर, ये रीनल पिरामिड जो है, इस रीनल पिरामिड के अंदर नेफ्रॉन की जो ट्यूब्स होती है वो बेसिकली इसके अंदर अरेंज रहती है, और कई नेफ्रॉन जो है वो आपस में मिलकर एक जो है मुख्य जो ट्यूब है वो बनाती है, जिसमें यूरिन को क्या किया जाता है, इस किडनी से शरीर से यूरेटर की सहायता से बाहर की तरफ निकाला जाता है। तो उसमें सबसे पहले जो हमारी जो रीनल पिरामिड है उसके अंदर जो ओपनिंग होती है जिसे रीनल पेपिला कहते हैं, ऐसी 1 से 3 रीनल पेपिला जो है वो आपके एक कैविटी के अंदर खुलती है, उस कैविटी को अपने माइनर कैलेक्स कहते हैं, और फिर बाद में इसके आगे जो इसके अंदर ओपनिंग हो उसे कहते हैं मेजर कैलिसिस, और ये जो मेजर कैलिसिस जो है वो बाद में खुलती है रीनल पेल्विस के अंदर। रीनल पेल्विस जो है वो ये बिल्कुल किडनी के बीच का ये खाली भाग होता है, और इस खाली भाग के अंदर यूरिन को एक बार टेम्परेरी किडनी के अंदर क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। अब हम जैसे कि नाम आया इसके अंदर रीनल पेल्विस इज ए होलो कैविटी वेयर यूरिन एक्यूमुलेट्स एंड ड्रेन इनटू यूरेटर। जैसे कि ये जो पार्ट दिख रहा है इसके अंदर, ये खाली भाग जो है इसके अंदर। एक और सबसे इम्पोर्टेंट इंटरेस्टिंग बात, जो हमारे स्टोन होती है किडनी स्टोन आपके रीनल पेल्विस भाग के अंदर ही पाई जाती है। अब हम बात करेंगे इसके बाद आगे का जो टॉपिक है वो हाइलम। हाइलम जो है वो आपका एक डिप्रेस्ड एरिया होता है, जिस भाग के अंदर आपके रीनल आर्टरी, रीनल वेन और यूरेटर जो है वो जुड़ी रहती है, यानी कि यहाँ पर ब्लड वेसल और जो इसके अंदर यहाँ पर यूरेटर होती है वो जुड़ी रहती है, उस एरिया को आप हाइलम के नाम से जानेंगे। किडनी की बेसिक स्ट्रक्चर होने के बाद हम आगे डिस्कशन करेंगे हमारे किडनी के अंदर पाए जाने वाली जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल स्ट्रक्चर है, उसे अपने नेफ्रॉन के नाम से जानते हैं, यानी कि
जो ब्लड हमारे शरीर के अंदर जाता है उस ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम जो है वो हमारे नेफ्रॉन किडनी के अंदर करते हैं। तो यहाँ एक जो बेसिक नेफ्रॉन की जो स्ट्रक्चर है उसको अपने देख रहे हैं, साथ में इसकी स्ट्रक्चर को अपने यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। एक नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर के अंदर सबसे पहले जो पार्ट होता है वो होता है मेलपीजियन बॉडी। और मेलपीजियन बॉडी जो है वो एक्चुअल के अंदर दो स्ट्रक्चर से बना होता है, जैसे कि डायग्राम के अंदर स्टार्टिंग के अंदर दिख रहा है, बोमेन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस। बोमेन कैप्सूल जो है वो आपकी नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर के अंदर सबसे पहला जो है एक कप जैसी स्ट्रक्चर होती है, जिसके अंदर ग्लोमेरुलस जो है वो मौजूद रहती है। अब ग्लोमेरुलस बात करें तो ग्लोमेरुलस जो है वो आपकी एक कैपिलरी का ग्रुप है, गुच्छा है, जिसके एक एंड से तो एफरेंट आर्टियोल और दूसरे एंड से ईफरेंट आर्टियोल जो है वो आपके जुड़ता है। एक्चुअल के अंदर ग्लोमेरुलस स्ट्रक्चर ही नेफ्रॉन के अंदर ब्लड को छानने का काम करती है, क्योंकि इसकी दीवार जो ग्लोमेरुलस की जो कैपिलरी की दीवार है एक छलनी के समान काम करती है, जिसको हम जैसे यूरिन फॉर्मेशन टॉपिक डिस्कशन करेंगे तब उसके अंदर इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर बाद में बात करेंगे इसके अंदर अगला जो पार्ट है वो इसके अंदर प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल। ये आपके जो मेलपीजियन बॉडी के बाद का ये हिस्सा है, जैसे कि डायग्राम के अंदर ये थोड़ा सा मैंने यहाँ पर इसको मार्किंग किया है। मार्किंग में देखो, हालांकि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ये जो हिस्सा है वो पीसीटी या प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल के नाम से जाना जाता है। ये नेफ्रॉन का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर जो ब्लड छनता है तो छनने की प्रक्रिया के दौरान जो रीएब्जॉर्प्शन होता है, यानी कि रीअब्जॉर्प्शन की प्रोसेस के लिए पीसीटी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस भाग के अंदर मौजूद जो इसकी दीवार के अंदर एपिथीलियम है, उस एपिथीलियम की इनर सरफेस के अंदर माइक्रोविलाई होती है, यानी कि वो बहुत तेज़ी से एब्जॉर्प्शन करने के लिए स्पेशल स्ट्रक्चर माइक्रोविलाई को रख रही है, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में वो एब्जॉर्प्शन करती है। इसके बाद में ये जो नेफ्रॉन का अगला जो पार्ट है इसे आप लूप ऑफ हेनले कहेंगे, जैसे कि यहाँ इस डायग्राम में भी अपने देख रहे हैं लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले जो है वो यू शेप एक पतली स्ट्रक्चर होती है, जो आपके दो मेन भुजाओं को रखती है या आर्म्स को रखती है, जिसमें एक तो नीचे की तरफ जाने वाली जिसे आप डिसेंडिंग लिम्स कहते हैं, जबकि एक ऊपर की तरफ जाने वाली जो आर्म है जिसको आप असेंडिंग आर्म या असेंडिंग लिम्ब के नाम से जानेंगे। लूप ऑफ हेनले काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो पार्ट है वो आपके नेफ्रॉन का वो मोर रीनल मेडुला के अंदर पाया जाता है। लूप ऑफ हेनले की लंबाई जो है वो पानी को एब्जॉर्ब करने के लिए अडेप्टिव होता है, तो इस वजह से जो जंतु जिनके अंदर लूप ऑफ हेनले की लंबाई ज़्यादा होती है वो एक्चुअल में डेजर्टिक एनिमल होते हैं, या पानी को कंजर्वेट करने वाले जो एनिमल होते हैं उनके अंदर लूप ऑफ हेनले की लंबाई ज़्यादा पाई जाती है। जिस तरीके से हमने पीसीटी को देखा, वैसे ही हमारे जो अगला जो पार्ट है वो है डिस्टल कॉन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल, जिसको डीसीटी के नाम से जानते हैं। ये एक्चुअल में ऐसा पार्ट है जिसकी दीवार जो है वो आपकी वाटर इम्परमिएबल होती है, जबकि साल्ट के प्रति क्या होती है, ये परमिएबल होती है। फिर बाद में आती है इसके अंदर कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। नेफ्रॉन का जो आगे का जो पार्ट है वो आपकी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स के रूप में, जैसे कि इस डायग्राम में देख रहे हो, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल जो है वो आपकी इस डीसीटी के बाद जो दिख रही है इसके अंदर डिस्टल कॉन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल है, उसके बाद ये जो भाग है वो आपकी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है। हमारी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल जो है उसके साथ में कई सारे नेफ्रॉन जो है उसकी डीसीटी जुड़ी रहती है। ऐसी कई जो मतलब कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स जो है वो मिलकर एक डक्ट बनाती है, जिसे बेलियानी डक्ट के नाम से जानते हैं। ये बेलियानी डक्ट्स जो है वो आपके रीनल पिरामिड के नीचे की तरफ जो मेजर कैलेक्स माइनर कैलेसिस है उसके अंदर जाकर खुलती है, और फाइनली जो है इसकी ओपनिंग जो है वो हमारे रीनल पेल्विस के अंदर पाई जाती है। फिर नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर के अंदर अगला जो महत्वपूर्ण पार्ट है वो है पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज जैसा हम देख रहे हैं इसके अंदर कि नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर के अंदर ये एक्चुअल के अंदर मौजूद ईफरेंट आर्टियोल का जो यू शेप जो लूप है, उस यू शेप लूप से आपस में जुड़ी हुई एक नेटवर्क होता है,
जो हमारे एक्चुअल के अंदर नेफ्रॉन की पीसीटी डीसीटी या अलग अलग जो नलिकाएं हैं उनके चारों तरफ फैली रहती है, एक्चुअल में जो नेफ्रॉन से रीअब्जॉर्ब यानी कि यूरिन फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है, उस यूरिन फॉर्मेशन की प्रोसेस में रीअब्जॉर्ब जो मटेरियल होता है उसको इन्हीं कैपिलरी के अंदर इकट्ठा किया जाता है। और फिर बाद में बात आती है इसके अंदर वासा रेक्टा। वासा रेक्टा जो है वो पेरीट्यूबुलर जो नेटवर्क है कैपिलरी का, उसकी मेन ब्रांच होती है, जैसे कि ये डायग्राम में देख रहे हो। अभी मैं थोड़ा सा इसकी हाईलाइट जो है वो करते हुए इसकी बात को दिखाऊं। ये वासा रेक्टा, वासा रेक्टा जो है वो मेन ब्रांच होती है पेरीट्यूबुलर नेटवर्क की, जो आपके लूप ऑफ हेनले के पैरेलल जो है हेयर पिन के भांति मुड़ी हुई होती है। पैरेलल जो है वो हेयर पिन की भांति जो है मुड़ी रहती है, इसे अपने वासा रेक्टा के नाम से जानेंगे। हम बात करेंगे इसके अंदर नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर के अंदर थोड़ा सा और डिटेल के अंदर। सबसे पहले मेल्पिजियन बॉडी या रीनल कैप्सूल। मेल्पिजियन बॉडी या रीनल कैप्सूल, जैसे कि हमने अभी डिस्कशन किया था, इसके दो पार्ट होते हैं, बोमेन कैप्सूल और दूसरा इसके अंदर ग्लोमेरुलस। हमारे पार्ट्स के अंदर ग्लोमेरुलस में देखो आउटर कप शेप स्ट्रक्चर होती है, दैट हैव आउटर स्क्वामोजल एपिथेलियम पैराइटल लेयर के रूप में, और इनर जो है वो स्पेशलाइज्ड पीडोसाइट के रूप में होती है। एक्चुअली में बोमेन कैप्सूल जो है वो एक बाहर की तरफ दीवार के रूप में स्क्वामोजल एपिथेलियम से बनी हुई लेयर से बना हुआ कप जैसा स्ट्रक्चर होता है, जबकि इनर साइड इसके अंदर मौजूद जो ग्लोमेरुलस है, ये जो ग्लोमेरुलस है, इस ग्लोमेरुलस की दीवार के अंदर मौजूद पोडोसाइट सेल वो इस बोमेन कैप्सूल की दीवार से जुड़ी रहती है। तो इस तरीके से ये बोमेन कैप्सूल जो है उसको कई बार दो लेयर के रूप में डिस्कशन कर दिया जाता है, कई बार जो है वो इसको सिंगल स्क्वामेजल एपिथेलियल के रूप में इसको बता दिया जाता है। बाद में बात आती है इसके अंदर कि भी हमारे जो ग्लोमेरुलस जैसे कि आप देख रहे हो कि भी इस बोमेन कैप्सूल के अंदर जो एफरेंट आर्टियोल है, उस एफरेंट आर्टियोल और ईफरेंट आर्टियोल के बीच में ये एक नेटवर्क होता है कैपिलरी का। एक्चुअल में यहाँ एफरेंट आर्टियोल से ब्लड जो है वो इसके अंदर एंटर करता है और ईफरेंट आर्टियोल से ब्लड जो है वो वापस चला जाता है। यहाँ इस ग्लोमेरुलस के अंदर जो ब्लड आता है उस ब्लड को छान दिया जाता है, और छानने के बाद में फिल्ट्रेट के रूप में जो आया हुआ सब्सटेंस या लिक्विड है वो अल्ट्रा फिल्ट्रेट कहलाता है, वो यहाँ इस कैप्सुलर स्पेस के अंदर आ जाता है। यानी कि यूरिन फॉर्मेशन का पहला स्टेप जो है वो आपके इस ग्लोमेरुलस से होता है। ये एक्चुअल में क्या होता है कि भी एक तरीके से टफ्ट ऑफ कैपिलरी, यानी कि एक गुच्छा है कैपिलरी का, जिससे एक जो सिरा होता है वो एफरेंट आर्टियोल और दूसरा ईफरेंट आर्टियोल से जुड़ा रहता है। यहाँ हम थोड़ी सी इसकी जो दीवार है उसकी स्ट्रक्चर के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि ये हम बात करें कैपिलरी के अंदर का जो है वो भाग है, और जबकि ये बोमेन कैप्सूल जो है उसके अंदर मौजूद ये कैप्सुलर स्पेस है। यहाँ हम बात करेंगे एक एक करके। तो कैपिलरी ल्यूमेन से यदि हम चलें तो ये सबसे पहले इसमें दिख रही है एंडोथीलियम लेयर। एंडोथीलियम लेयर जो है वो आपकी कैपिलरी दीवार की ये सिंगल सेल से बनी हुई दीवार है, जिसके अंदर आपको बड़े बड़े छेद दिखाई देते हैं। फिर बाद में इसके अंदर आती है एक लेयर जिसे हम कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ कैपिलरी की सरफेस के ऊपर कुछ इर्रेगुलर शेप की सेल पाई जाती है, जिसे आप पोडोसाइट के नाम से जानते हैं। ये पोडोसाइट ही बोमेन कैप्सूल की दीवार के साथ में जुड़ी रहती है। यहाँ हम देख रहे हैं कि भी जो कैपिलरी है उस कैपिलरी की दीवार के अंदर काफ़ी ज़्यादा मात्रा के अंदर छोटे छोटे होल हैं, जिसको अपने जिसका साइज लगभग 40 नैनोमीटर का होता है। होता क्या है एक्चुअल में, जब एफरेंट आर्टियोल से जब ब्लड आता है तो वो प्रेशर के साथ इन होल से पास हो जाएगा, और फिर इफरेंट आर्टियोल से जो वापस है उस ब्लड को क्या कर दिया जाता है, बाहर की तरफ निकाल दिया जाता है। तो इस प्रोसेस में जो ब्लड के अंदर मौजूद छोटे पार्टिकल, जिसमें यूजफुल अनयूजफुल
जो सब्सटेंस होते हैं वो एक साथ आ जाते हैं, और इस प्रोसेस को अपने कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। और इस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से जो ब्लड छनकर बाहर की तरफ आया है उसे अपने अल्ट्रा फिल्ट्रेट के नाम से जानेंगे। एक्चुअल में इसको हम जब हम मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन करेंगे तब उसमें भी इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। नेक्स्ट अपने बात करेंगे इसके अंदर नेफ्रॉन के टाइप्स। नेफ्रॉन के टाइप्स बेसिकली हम देख रहे हैं यहाँ पर, नेफ्रॉन के टाइप्स जो है वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन और दूसरा क्या है, जक्सा मेडुलरी नेफ्रॉन। कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो है वो आपके 70 to 80% होते हैं, जबकि जक्सा मेडुलरी नेफ्रॉन जो है वो लगभग 20% होते हैं। हम यहाँ इस दोनों के टाइप को थोड़ा सा इस डायग्राम में देखेंगे। जैसा कि ये देख रहे हो इसके अंदर, किडनी के जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो होते हैं वो एक्चुअल के अंदर हमारे उसकी जो अधिकांश जो पार्ट होते हैं नेफ्रॉन के, जैसे कि उसके अंदर पीसीटी, डीसीटी जो भाग है वो एक्चुअल के अंदर कॉर्टेक्स भाग के अंदर होते हैं, यानी कि उसका केवल लूप ऑफ हेनेले का कुछ हिस्सा ही मेडुला भाग के अंदर पाया जाता है। ज़्यादातर जो हमारे नेफ्रॉन है वो आपके कॉर्टिकल नेफ्रॉन टाइप के होते हैं, जैसे कि हमने अभी ऊपर डिस्कशन किया था। जबकि दूसरे टाइप के नेफ्रॉन होते हैं वो जक्सा मेडुलरी नेफ्रॉन, हालांकि इनकी अमाउंट बहुत कम होती है। इनको जक्सा मेडुलरी नेफ्रॉन इस वजह से कहा गया है। सबसे पहले मेडुलरी नेफ्रॉन इस वजह से क्योंकि इसका जो लूप ऑफ हेनले का अधिकांश भाग है वो मेडुला के अंदर पाया जाता है, सबसे पहले बात। दूसरी बात इसके अंदर यदि हम करें कि भी ये एक्चुअल में एक स्पेशल स्ट्रक्चर को भी रखते हैं जिसे हम जक्सा ग्लोमेरुलर अपरेटस के नाम से भी जानते हैं। हम इसी को अभी डिस्कशन करेंगे। स्पेशलाइज्ड टाइप के ये जो हमारे नेफ्रॉन जो है, जिसको हमने जक्सा मेडुलरी नेफ्रॉन कहा है, उसकी स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ ये आप देख रहे हो जक्सा ग्लोमेरुलस अपरेटस जो है वो पाया जाता है। एक्चुअल में जक्सा ग्लोमेरुलस अपरेटस होता क्या है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखें। स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर दैट फॉर्म्ड बाय कनेक्ट ऑफ डीसीटी विद एफरेंट एंड ईफरेंट आर्टियल ऑफ ग्लोमेरुलस, यानी कि ये हमारा जो दिख रहा है भाग, ये हमारा जो है डीसीटी है। डीसीटी के साथ आप देख रहे हो इसके अंदर एफरेंट आर्टियोल और ये ईफरेंट आर्टियोल है। एफरेंट आर्टियोल और ईफरेंट आर्टियोल जो है वो हमारे यहाँ इस डीसीटी से यदि जुड़ जाए तो जुड़ने वाले स्ट्रक्चर जो है वो हमारे क्या कहलाती है, जक्सा ग्लोमेरुलस अपरेटस कहलाती है। हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण ये पार्ट होता है इसमें। जहाँ जिस जगह इसका अटैचमेंट होता है डीसीटी का, तो उस डीसीटी की एपिथेलियल सेल जो है वो मॉडिफाइड हो जाती है दो तरीके की सेल के अंदर। सबसे पहले इसमें दो तरीके की सेल के अंदर मैकुला डेंसा, जैसा कि आप इसमें देख रहे हो मैकुला डेंसा। मैकुला डेंसा जो है वो आपकी डीसीटी की मॉडिफाइड सेल है। ये सेंसिटिव होती है सोडियम क्लोराइड के कंसंट्रेशन के साथ। किसके अंदर, हमारे डीसीटी के ल्यूमेन के अंदर जो आ रहा यूरिन है, उस यूरिन के अंदर मौजूद सोडियम क्लोराइड की कंसंट्रेशन कितनी है उसको ये जांचने का काम करती है। जबकि दूसरी टाइप की जो सेल है जिसे आप जक्सा ग्लोमेरुलस सेल या जेजी सेल के नाम से जानते हैं, ये एक्चुअल के अंदर जक्सा ग्लोमेरुलस सेल जो है वो हमारे यहाँ पर जो देख रहे हैं इसके अंदर, ये जक्सा ग्लोमेरुलस सेल ये एफरेंट आर्टियोल के साथ जुड़ी हुई, ठीक है, या उसका जो ये हिस्सा होती है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो हार्मोन है उसका सिक्रीशन करती है जिसे कहते हैं रेनिन। रेनिन जो है वो हमारे ब्लड प्रेशर ब्लड जो आ रहा है उस ब्लड प्रेशर के कम होने के फलस्वरूप जो है वो हमारे शरीर के अंदर सिक्रीट होता है, और एज ए रिजल्ट हमारे शरीर के अंदर ब्लड प्रेशर को इंक्रीज किया जाएगा, जिससे हमारे यूरिन फॉर्मेशन की तेज प्रोसेस है वो भी क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। तो ये एक्चुअल के अंदर स्ट्रेच रिसेप्टर है जो हमारे एफरेंट आर्टियोल के अंदर आए हुए ब्लड के प्रेशर को नापने का काम करती है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है जक्सा ग्लोमेरुलस अपरेटस एग्जाम की दृष्टि से, कई बार इसको जो है मतलब डिस्कशन कर लिया जाता है। अब हम बात करेंगे इसके अंदर, नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो है, लास्ट टॉपिक हमारा जो है वो है फॉर्मेशन ऑफ यूरिया। जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं इसके
नाम के बारे में चर्चा करें तो यूरिया फॉर्मेशन की साइकिल को हम ऑर्निथिन साइकिल के नाम से जानते हैं। एक नाम और भी है इसका, क्रेब हेंसलेट साइकिल के नाम से जानते हैं। क्रेब हेंसलेट साइकिल इसका नाम जो है वो हमारे जो इसके खोजकर्ता क्रेब और हेंसलेट के हिसाब से, जबकि ऑर्निथिन जो है वो उसका नाम क्योंकि इसके अंदर सबसे पहले जो रिक्वायर्ड जो मॉलिक्यूल है इस साइकिल के अंदर बेसिक जो है उसकी मतलब शुरुआत जो है साइकिल की वो होती है ऑर्निथिन से, तो इसे ऑर्निथिन साइकिल कहते हैं। तो किस तरीके से इसके अंदर जो है मतलब यूरिया की फॉर्मेशन होती है, एक्चुअल के अंदर जो हमारे मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में जब एमिनो एसिड का जब मेटाबॉलिज्म होता है, तो एमिनो एसिड के मेटाबॉलिज्म की जब प्रोसेस होती है तो उसमें हमारे शरीर के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट अमोनिया बनता है। अमोनिया जो है वो हमारे शरीर के अंदर लीवर के अंदर बनता है। लीवर की जो सेल है उस लीवर की सेल के अंदर ही अमोनिया को कन्वर्ट कर दिया जाता है यूरिया के अंदर। तो उस यूरिया के अंदर उसको किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है, तो सबसे पहले देखेंगे इसके अंदर जो हमारे लीवर सेल है उस लीवर सेल के अंदर ये जो दिखाई दे रहा है ये हमारे लीवर सेल का माइटोकॉन्ड्रिया, और जबकि लीवर सेल के अंदर मौजूद साइटोप्लाज्म का ये हिस्सा है। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो अमोनिया है, अमोनियम आयन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल और एक एंजाइम कार्बामाइल फॉस्फेट सिंथेटेज की प्रेजेंस में दो एटीपी को यूज करते हुए कार्बामाइल फॉस्फेट की फॉर्मेशन कर लेता है। इसके लिए हमारे एन एसिटाइल ग्लूटामेट की भी आवश्यकता होगी। ये प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगी। तो ऑर्निथिन साइकिल के अंदर सबसे पहला जो प्रोडक्ट चाहिए अपने को वो होता है कार्बामाइल फॉस्फेट। कार्बामाइल फॉस्फेट का फॉर्मेशन जैसे ही हो जाएगा तो इसी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद ऑर्निथिन है उस ऑर्निथिन को यूज किया जाएगा। तो कार्बामाइल फॉस्फेट और ऑर्निथिन ये दोनों मिलकर एक प्रोडक्ट बनाती है जिसे कहते हैं सिट्रोलिन। और ये सिट्रोलिन प्रोडक्ट जो है वो बनेगा किस एंजाइम की प्रेजेंस के अंदर, ऑर्निथिन ट्रांस कार्बामाइलेज एंजाइम की प्रेजेंस में। सिट्रोलिन प्रोडक्ट जो है वो तुरंत माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर निकल जाता है। सिट्रोलिन एक एस्पार्टिक मॉलिक्यूल को यूज करेगा और साथ में एटीपी को यूज किया जाता है, और एक एंजाइम आर्जिनो सक्सिनेट सिंथेटेज एंजाइम की प्रेजेंस से ये सिट्रोलिन और एस्पार्टिक एसिड जो है वो हमारे आर्जिनो सक्सिनिक एसिड या आर्जिनो सक्सिनेट के एक मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करता है। ये आर्जिनो सक्सिनेट या आर्जिनो सक्सिनिक एसिड जो है आर्जिनो सक्सिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में दो मॉलिक्यूल के अंदर टूट जाता है। एक तो इसमें आर्जिनिन और दूसरा आता है फ्यूमेरेट। आर्जिनिन जो है वो अब आगे यूज होगा। आर्जिनिन के साथ में एक वाटर मॉलिक्यूल जुड़ेगा और बदले में दो प्रोडक्ट बनते हैं। दो प्रोडक्ट जो है उसके रूप में सबसे पहले तो एक प्रोडक्ट बनेगा यूरिया और दूसरा प्रोडक्ट होता है ऑर्निथिन। ऑर्निथिन को दोबारा से साइकिल के अंदर काम में ले लिया जाएगा। इस प्रोसेस के लिए एक एंजाइम जो है वो हमारे को चाहिए, वो एंजाइम होता है आर्जिनेज एंजाइम। इस तरीके से ऑर्निथिन दोबारा से इस साइकिल के अंदर यूज हो जाएगा और यूरिया के निर्माण की प्रोसेस कंटिन्यूस जारी रहती है। हम यहाँ पर एक एक्सक्रीटरी सिस्टम का पहला भाग डिस्कशन किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके सेकंड पार्ट को डिस्कशन करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही है। यदि कोई सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर डालिए, और आपके सुझाव जो है वो हमारी इस वीडियो के इम्प्रूवमेंट के लिए काफ़ी ज़रूरी है। धन्यवाद।